Good morning to all my online dear students. In the last class, we have started a new topic, calculation of pH for a weak acidic solution mixture. एक से ज्यादा अगर एसिड्स को मिक्स कर दिया जाए, किसको? वीक एसिड्स को, किसी सॉल्यूशन बनाने में एक से ज्यादा वीक एसिड्स को अगर मिक्स करें तो उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने देखा था। तो उसमें हम लोगों ने फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया था, है ना। तो जस्ट हम लोग 2-3 मिनट में उसे देख ले। क्या देख रहे थे हम लोग फिफ्थ पे पहुंच चुके थे, है ना। अपना फिफ्थ कैटेगरी एसिडिक सॉल्यूशन का था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का हमने पढ़ लिया था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़ लिया था। उसके बाद हमने वीक एसिड्स का देखा था, उसके बाद हमने वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड देखा था, और फिफ्थ हमने देखा था एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, है ना। वीक एसिड्स के सॉल्यूशन के मिक्सचर को हमने देखा था कि किस तरीके से इनके ऊपर काम करना है। तो वीक एसिड्स के जब सॉल्यूशन को मिक्स किए थे बेटा हम लोग, तो एक से ज्यादा वीक एसिड्स को एक साथ मिक्स किया था हमने। तो अगर एक से ज्यादा वीक एसिड मिक्स करोगे तो उसमें कॉमन आयन तो आएगा ही, कौन सा? H+ आएगा। एसिड है तो H+ क्या आएगा? कॉमन आयन। और चूंकि वीक एसिड्स हैं तो उनके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, और चूंकि वीक एसिड तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होती हैं, तो दोनों पे वीक एसिड में कॉमन आयन का इफेक्ट आएगा। और कॉमन आयन इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा आएगा? जो ज्यादा वीक होगा। और हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, डेरिवेशन मैंने पूरा समझा दिया था आपको। जस्ट मैंने आपको बोला था आपको फाइनली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगर निकालना है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा आता है क्या? Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2, है ना। और अगर इससे ज्यादा है तो समेसन वाला जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरली जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें दो एसिड से मिक्स करता है, दो से ज्यादा का नहीं मिलेगा। अगर दो से ज्यादा आ जाएगा तो जनरल फॉर्मूला भी मैंने बताया था। इन जनरल क्या हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे? अंडर रूट में समेसन ऑफ Kai.Ci। ये जनरल फॉर्मूले की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं जितने भी एसिड्स को दे दे हो, ठीक है ना। सबका हमें कंसंट्रेशन दिया होता है, सबका हमें के की वैल्यू दी होती है, बस उससे जोड़ के हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ मिल जाएगा तो पीएच निकाल लेंगे। और अगर वाटर को भी कंसीडर करना पड़ गया तो उसके केस में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में समेसन ऑफ Kai.Ci। और वाटर का मैंने बताया था आपको, सीधा सीधा वाटर का के कितना होता है? Kw/55.5, और वाटर का कंसंट्रेशन 55.5। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका केवल और केवल क्या बचने वाला है? Kw। तो हमने यहां तक कर लिया था, और मैंने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपको दिया था। उस न्यूमेरिकल को मैंने बोला था आप प्रैक्टिस करिए, लगा लीजिए एक बार। और आज मैं उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे डिस्कस करता हूं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो बस यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना। बस आपको ये फॉर्मूला में ध्यान रखना। ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है तो आप वीक एसिड के मिक्सर का क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा एक दूसरे तरीके से अगर बताऊं, अगर हम लोगों को याद हो जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ, हमने जो थर्ड कैटेगरी पढ़ा था उसके अंदर हमने किसका सॉल्यूशन पढ़ा था? एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। केवल वीक एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था वीक एसिड के केस में आपको के एंड सी ये दोनों क्या होते हैं? गिवन। और अल्फा आपका क्या होता था? अननोन, है ना। तो वीक एसिड में हमेशा मैंने डील करने का तरीका बताया आपको। आप हमेशा क्या निकालोगे? सबसे पहले K/C का रेशियो। और K/C का रेशियो में दो कंडीशंस हमने देखी थी कि अगर K/C का रेशियो जो है K/C इट इज लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁴ हो सकता है, या फिर K/C का रेशियो ग्रेटर देन 25 इंटू 10⁻⁴ हो सकता है। तो मैंने बताया था अगर आपका कम है 25 इंटू 10⁻⁴ से, तो आप सीधा सीधा अल्फा इज इक्वल टू क्या लगा दोगे? अंडर रूट में K/C, है ना। और इस केस में आपको मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक से ही जाना पड़ेगा, C⁴/1 - अल्फा। तो यहां से देखो बेटा, हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो डेराइव किया है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हमने अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है। अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है। तो अगर अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करने का मतलब यह है कि हम लोग डिसोसिएशन को 5% से भी कम मान रहे हैं। तो उस केस में हमारा अल्फा इज इक्वल टू रूट K/C होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? C अल्फा होता है, C इंटू अल्फा। तो जैसे ही C इंटू अल्फा हम लोग रखते थे तो देखो C इंटू अंडर रूट में K/C, तो C इंटू अंडर रूट में K/C को हम लोग क्या लिख देते थे? क्या इसे अंडर रूट में
K इंटू सी लिखा जा सकता था, अंडर रूट में K इंटू सी। तो देखो केवल एक वीक एसिड आता था, केवल एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो हमारा केवल अगर एक वीक एसिड आता था तो केवल एक वीक एसिड के केस में हमारा अंडर रूट में K इंटू सी आता है, और एक से ज्यादा एसिड्स हो जाएंगे तो उस केस में H प्लस क्या हो जाएगा, K इंटू सी पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, इस तरीके से बस कर देना होता है। तो आप उससे भी लिंक करके ध्यान में रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, है ना। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है फॉर्मूले में, केवल जब सिंगल एक वीक एसिड का सॉल्यूशन था तो उस केस में भी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या आता था, अंडर रूट में K इंटू सी, अगर अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते थे। और नेग्लेक्ट कैसे करते थे, अगर K बाई सी का रेशियो 25 इंटू 10⁻⁴ से कम आता था तो, है ना। जैसे उसमें डालोगे तो कितना आ जाता है, 5% से कम ही आएगा या 5% तक आएगा। तो हमारा अंडर रूट में K इंटू सी आ रहा था, फाइनल यही फॉर्मूला आ रहा था ना, H प्लस का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट में K इंटू सी। तो सेम वही फॉर्मूला यहां भी है, जब एक से ज्यादा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स कर दिया जाए, एक से ज्यादा एसिड को वीक एसिड को मिक्स कर दोगे तो उस केस में बस क्या हो जाएगा, KA1C1 प्लस KA2C2, मतलब फॉर्मूला यही अभी भी है, पर इसमें क्या है, इसी को एक्सटेंड कर दिया, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और वो पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप वहां से लिंक करके भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने दिया था, तो आज उसी न्यूमेरिकल को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, किस तरीके से न्यूमेरिकल लगाना है और कैसे न्यूमेरिकल इनके ऊपर आते हैं। तो देखो बेटा, कल की क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आपको, मिक्सचर बनाया था हमने एक सॉल्यूशन का, है ना, 2 वीक एसिड्स का एक मिक्सचर बनाया था, जिसमें हमारा पहला दिया है 0.1 मोलर HA1 और इसके K की वैल्यू आपको दी है 10⁻⁵, और इसको मिक्स किया है, प्लस मिक्स कर रहा है 0.2 मोलर, मिक्स कर रहा है 0.2 मोलर HA2, और इसके K की वैल्यू दिया है हमें 2 इंटू 2 नहीं 4 दिया था ना मैंने, 4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। ये हमें दिया था कल के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कि 2 वीक एसिड, एक 0.1 मोलर HA1 K कितना 10⁻⁵ को हमने मिक्स कराया है किसके साथ, 0.2 मोलर HA2 जिसके K की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁵ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट करिए, क्या क्या कैलकुलेट करना था हमें, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस, एंड हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन OH माइनस, ठीक है ना। अरे पीएच भी पूछ लिया तो चलो पीएच भी ले लेते हैं, पीएच, ये सब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, तो देख सकते हैं आप 2 वीक एसिड का मिक्सचर है, कैसे पता चलेगा हमें 2 वीक एसिड का मिक्सचर है, अगर 2 बार हमें K की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि 2 K की वैल्यू गिवन, मतलब ये 2 वीक एसिड्स हैं, पहला भी वीक एसिड होगा और दूसरा भी वीक एसिड होगा, क्योंकि दोनों की K की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। तो तरीका क्या है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का H प्लस निकालने का, तो H प्लस निकालने का बेटा एक ही फॉर्मूला है, क्या, अंडर रूट में KA1.C1 प्लस KA2.C2। तो एक लाइन में बस फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को क्या करना, उठा के रख देना है। तो आप अगर इसको मान लो तो ये हो जाएगा हमारे लिए KA1, और इसको मान लो सेकंड तो क्या हो जाएगा KA2, और ये क्या हो जाएगा C1, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा C2, ठीक है। तो आपको वीक एसिड्स का मिक्सचर दे तो सिंपली सारे डेटा गिवन होते हैं, बस फॉर्मूले में हमें उठा के वैल्यूज डालनी है। तो बोलो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में KA1 की जगह पे कितना 10⁻⁵ इंटू C1 की जगह पे कितना रखोगे बेटा 0.1, प्लस KA2 की जगह पे कितना रखोगे 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू C2 की जगह पे कितना रखोगे 0.2। तो आप यहां से ये देख सकते हैं कितनी वैल्यू जाने वाली है, 10⁻⁵ इंटू 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, प्लस 4 टू जा कितना हो जाएगा 0.8, तो 0.8 को मैं 8 कर देता हूं तो ये 10 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो आप यहां से देखो इसे आराम से, ये आपका कितना आ रहा है 10⁻⁻6 दोनों में कॉमन है, तो 8 + 1 मिलके कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6, और 9 इंटू 10⁻⁻6 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का कितना आ जाएगा 3, और 10⁻⁻6 का कितना आ जाएगा -3, है ना। तो इस तरीके से हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे लिए 3 इंटू 10⁻⁻6,
3। तो अगर एक बार कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल जाता है तो OH माइनस का कैसे निकालते हैं, है ना। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन जो होता है वो KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो KW की वैल्यू हमेशा 10⁻⁻14 ली जाती है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू ली जाती है, 10⁻⁻14। तो यहां से अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कोई पूछ ले तो कितना हो जाएगा हमारा 10⁻⁻14 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/3 करोगे, 1/3 का मतलब कितना होता है 0.33 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका OH माइनस भी निकल आया, ठीक है, H प्लस भी निकल गया और OH माइनस भी निकल गया। और pH पाने का तरीका क्या है, क्या यहां से pH भी बता सकते हैं क्या आप लोग। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 3 इंटू 10⁻⁻3 है तो बेटा pH क्या होगा, pH क्या होता है निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस। तो उसका भी तरीका मैंने बताया, जो 10 के निगेटिव पावर होता है उसको सीधा नंबर के फॉर्म में आगे ले लिया करो, 10⁻³ का 3 हो जाएगा, और जो न्यूमेरिक होता है उसके ऊपर लॉग लगा दो, तो 3 माइनस log 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48। log 3 कितना होता है 48, तो 3 में से 0.48 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 2.52। तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.52। तो तीन चीजें तो हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ इस फॉर्मूले से, अंडर रूट में Ka1C1 प्लस Ka2C2 से। और हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस का निकालना है और कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस, ये दो चीजें और निकालनी है। इनके लिए क्या किया जाए, तो कभी भी एनायन का कंसंट्रेशन आएगा तो मैंने बोला आपको हमेशा उसके के एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा। के एक्सप्रेशन से क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट अगर लग चुका है तो वहां पे हम लोग कभी भी C⁴ अल्फा यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग A1 माइनस और A2 माइनस के लिए किससे जाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन से। A1 माइनस किस में आएगा, फर्स्ट एसिड में, A2 माइनस किस में आएगा, सेकेंड एसिड में। तो पहले हम लोग A1 माइनस की बात करें, अगर A1 माइनस निकालने की, तो A1 माइनस निकालने के लिए आपको किसके एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा, हमें HA1 में जाना पड़ेगा, HA1 के एक्सप्रेशन में। और HA1 का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे बेटा, HA1 खुद कैसे टूटा होगा, HA1 कैसे डिसोसिएट हुआ होगा, H प्लस और A1 माइनस में। तो इसके K का एक्सप्रेशन लिख लो, तो क्या हम लोग लिखेंगे KA1, हमने इसको KA1 मान लिया ना फर्स्ट को, तो KA1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA1, ठीक है। और बस सारी वैल्यूज पता है यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका KA1, है ना। HA1 के K की वैल्यू कितनी दी है 10⁻⁵, ठीक है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया है 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस अननोन है जो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA1। तो HA1 का कंसंट्रेशन कितना दिया बेटा 0.1 मोलर, तो यहां पे हमने रख दिया कितना 0.1। तो यहां से देखो A1 माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है निकल के आपका, A1 माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 0.1 इधर करोगे तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 मतलब ऊपर जाके कितना कर देगा 10⁻⁻² कर देगा। तो 10⁻⁻², 3 डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो ये आएगा 1/3 इंटू 10⁻, ये देखो -5 है, और ये 1/10 हो गया 10⁻⁻² हुआ था, 10⁻⁻² नीचे जाके डिवाइड होगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -5 + 3 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो A1 माइनस का कंसंट्रेशन 1/3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। अब A2 माइनस का कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें सेकंड वाले से जाना पड़ेगा। A2 माइनस कहां मिलेगा, जिसमें A2 अपीयर हो रहा होगा, तो A2 माइनस के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा, इस सेकंड वाले में जाना पड़ेगा, HaO2 के अंदर। तो उससे निकालते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, A2 माइनस की बात कर रहा हूं अब मैं, A2 माइनस, तो A2 माइनस के लिए मुझे किसके एक्सप्रेशन में जाना होगा, Ha2 में जाना होगा, Ha2। और Ha2 के K का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा बेटा, Ha2 के लिए क्या लिखोगे, Ka की जगह पे Ka2 लिखोगे Ha2 की जगह पे, और इधर क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ha2।
A2 के एक्सप्रेशन में जाएंगे तो, है ना। आज हम लोग अभी पॉलीप्रोटिक एसिड देखने वाले हैं, तो उसमें ये एक्सप्रेशन हमें लिखने आना चाहिए, है ना। इसी एक्सप्रेशन से हमारा काम चलता है। तो देखो अब बेटा बस इसमें वैल्यूज को डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। Ka2 की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, 4 इंटू 10⁻⁵ तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला लगा के, उसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻³ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस हमारे लिए क्या है, अननोन है। जब भी एनायन का कंसंट्रेशन निकालना होगा हमेशा किससे जाना होता है, एक्सप्रेशन से ही निकाला जाता है, ठीक है। A2 माइनस हमारा अननोन है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA2 कितना दिया बेटा मैंने 0.2, तो यहां पे वैल्यू रख दो 0.2, तो यहां से देखो आंसर आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कितना आ जाएगा फिर यहां से, तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग 2/10 लिख देंगे तो ये फिर 10⁻⁻² कर लेगा ना, 2/10 लिखोगे इसे तो 10 ऊपर जाएगा तो -3 इंटू 10 करोगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा, और ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8/3, तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। 2 क्रॉस में जाके 8 कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया 8/3, और ये आप देख सकते हैं 10⁻⁻³ है, और नीचे का एक 10 जाके कितना कर दिया उसको 10⁻⁻², और चूंकि 10⁻⁻5 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे पार्ट हमने आसानी से कर लिए बेटा, सिंपल है कि नहीं। देखो बस कंसंट्रेशन Ka की वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन Ka की वैल्यू दी है, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछे तो केवल और केवल एक फॉर्मूला क्या, अंडर रूट में Ka1C1 प्लस Ka2C2, इस फॉर्मूले से निकाल लिया हमने। इस फॉर्मूले में डालो H प्लस का कंसंट्रेशन एक बार मिल जाए, एक बार H प्लस आपको मिल गया, कभी भी एनायन का कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको किससे जाना पड़ेगा, उनके एक्सप्रेशन से, और एक बार आप एक्सप्रेशन में चले गए तो बस वैल्यूज को वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलो इसी प्रॉब्लम में अगर, है ना, इसी प्रॉब्लम में मैंने अगर एक डेटा को चेंज कर दिया, अच्छा यहां पे अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि कॉमन आयन इफेक्ट किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, तो कॉमन आयन इफेक्ट बेटा दोनों के ऊपर लगा है, फर्स्ट एसिड पे भी लगा है और सेकेंड एसिड पे भी लगा है, क्योंकि अगर कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा तो केटायन और एनायन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब देखो यहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ है, लेकिन A1 माइनस का 1/3 इंटू 10⁻³ है, और A2 माइनस का भी अलग है। किसी का भी कंसंट्रेशन अगर H प्लस के बराबर आ जाता मतलब उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई नहीं हो पाया है, और अगर कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगा, अगर कंसंट्रेशन बोलो K की वैल्यू अगर बहुत कम आएगी किसी सॉल्यूशन की, तो वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट कॉमनली ऑब्जर्व नहीं होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं डेटा आपको बस बदल के दिखा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन नए सिरे से पूछा जाए दूसरे तरीके से तो क्या करते हैं हम लोग, तो यहां पे अगर बात किया जाए तो कॉमन आयन इफेक्ट हमारा पहले एसिड पे भी लगा है और दूसरे एसिड पे भी लगा है। इसी प्रॉब्लम को मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना। अब सेम यही प्रॉब्लम दूसरे डेटा के फॉर्म में मैं करवा रहा हूं आपसे, तो बस मैं एक डेटा चेंज करता हूं यहां पे बेटा। देखो ये 10⁻⁵ है, अब फिर से नया प्रॉब्लम की तरह लिखेंगे, मैं इसी प्रॉब्लम में समझा रहा हूं। हमारा पहला एसिड है 0.1 मोलर HA1, Ka की वैल्यू 10⁻⁵ दी है। हमारा दूसरा एसिड है HA2 जिसका 0.2 मोलर दिया है, और Ka की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ दिया है। इस बार मैंने ये डेटा चेंज किया, ध्यान रखना है ना। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, इसको 4 इंटू 10⁻⁹ कर दिया इसे, ठीक है। सवाल वही है सेम हमारा, सवाल सेम है हमारा, क्या क्या, कैलकुलेट H प्लस A1 माइनस A2 माइनस OH माइनस एंड पीएच, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। सेम वही प्रॉब्लम, कैलकुलेशन वही सब चीजें हैं। तो आप क्या करेंगे कि A1 की जगह पे रख देंगे वैल्यू को 10⁻⁵, C1 की जगह पे 0.1। सर ये बहुत आवाज कम हो जा रहा है बीच बीच में, तो बस मैंने केवल एक डेटा बेटा चेंज किया है। क्या किया मैंने, आपका Ka अभी भी 10⁻⁵ है, Ka दूसरे वाले HA2 का मैंने Ka की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ कर दिया। आप यहां से भी देख सकते हैं ये वैल्यू काफी छोटी है विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाले एसिड के। तो देखो क्या होगा इसमें, H प्लस निकालने के लिए फॉर्मूला सेम जाओगे, Ka1C1 प्लस Ka2C2, Ka1 की जगह पे 10⁻⁵, C1 की जगह पे 0.1 प्लस Ka2 की जगह पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा यहाँ पे, है ना।
और जैसे ही आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 इंटू 10 के पावर ये कितना कर दिया मैंने -10। ठीक है, अब आप देखो जरा 10⁻⁻6 में 8 इंटू 10 पावर -10 को जोड़ पाओगे क्या? जोड़ना पॉसिबल है क्या? जोड़ना पॉसिबल तभी है जब दोनों का पावर क्या हो, सेम। और दोनों का पावर सेम करने का मतलब क्या हो गया, इसको भी 10⁻⁻6 लिखना हो तो मतलब क्या हो गया, 10⁻⁴ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब क्या आएगा 0.0008 आ जाएगा। और 0.0008 को अगर 1 में ऐड भी कर दिया तो उससे कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर कोई ज्यादा ही वीक एसिड हो जाता है ना तो उसका H+ हमारा जनरली कंट्रीब्यूशन में नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इस वैल्यू को इसमें जोड़ने की कोशिश भी की तो काफी छोटी वैल्यू आ रही है 0.0008, और इतनी छोटी वैल्यू को हम लोग ऐसे ही पॉइंट के 2 डेसिमल तक ही जाएंगे तो 0.00 मिल जाएगा। तो इस वैल्यू को अब क्या करना पड़ेगा, हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट करेंगे। यहां पे नेग्लेक्ट क्यों करना पड़ रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये काफी छोटी वैल्यू है। तो आप यहीं से देख के भी डिसाइड कर सकते थे, देखो ये वैल्यू काफी छोटी है और इसका K की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। इसका मतलब अब इस केस में कॉमन आयन इफेक्ट केवल और केवल सेकंड एसिड के ऊपर लगेगा, फर्स्ट एसिड के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू काफी क्या है, कम। तो इसका इस पहले वाला दूसरे वाले के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा, लेकिन खुद फर्स्ट वाले के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला नहीं है। तो बहुत छोटी क्वांटिटी होने की वजह से इसे क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका देखो यहां पे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 ही बचेगा फिर, और 10⁻⁻6 बचेगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 10⁻³ आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो आपका 10⁻³ तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा ये हटाता हूं मैं, ये सब डेटा हमारे चेंज हो रहे हैं ना। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा आपका बेटा, अंडर रूट में 10⁻⁻6 मतलब कितना आ जाएगा 10⁻⁻3, और यहां से पीएच कोई पूछे तो पीएच कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और पीओएच कोई अगर हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन पूछे तो कैसे निकालोगे, 10⁻14 अपॉन 10⁻3, तो डेट विल बी 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो आपका जस्ट छोटा सा एक चेंज किया मैंने है ना डेटा में, तो वो वैल्यू क्या हो गई चेंज। और इवन इसको आप प्रीवियस वाले से लिंक कर सकते हैं, जो प्रीवियस टॉपिक क्या था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक एसिड। तो उसमें मैंने बताया था पूरा का पूरा H+ देने का काम स्ट्रॉन्ग एसिड करता है, क्योंकि वीक एसिड का H+ काफी नेग्लिजिबल होता है। तो अगर इन दोनों को देखो ना तो ये डेटा काफी छोटा है, तो मैं मान सकता हूं ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीक एसिड ये कैसा हो गया, काफी स्ट्रॉन्गर हो गया। और जब स्ट्रॉन्गर हो गया तो पूरा का पूरा H+ देने का काम पहले वाले से होगा, दूसरे वाले का कोई रोल नहीं होगा। तो उसको आप ऐसे भी लिंक करके समझ सकते हैं, और जिसको मैंने यहां से भी आपको दिखाया कि छोटी वैल्यू होने की वजह से इसको नेग्लेक्ट किया, PS3 OH माइनस 10⁻11। अब इनको कंसंट्रेशन निकालना, ये भी वैल्यू चेंज होंगे, क्या चेंज होंगे इनमें, एक्सप्रेशन वाइज तो सेम जाओगे, A1 माइनस निकालना, आपका पीएच वाली वैल्यू बदल जाएगी। पीएच कितना रहेगा 10⁻³ हो जाएगा ना, H+ की जगह पे कितना रखोगे 10⁻³ रख दोगे। बाकी तो कोई डेटा मैंने चेंज नहीं किया ना, फर्स्ट वाले का सेम है, तो 10⁻³ तो यहां से A1 माइनस देखो कितना आ जाएगा आपका, ये 1/10 करोगे तो 10 कितना हो जाएगा -2, और इधर 10⁻⁻5 है तो ये देखो कितना आ जाएगा 10⁻³ कितना आ जाएगा A1 माइनस का 10⁻³ तो वही मैं कह रहा हूं। आप देखो यहां से, अब ध्यान से, पहले वाले का जितना H+ आया उतना ही A- भी आ रहा है। इसका मतलब ही क्या है, इसका ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब ही होता है कि इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट वाले एसिड के ऊपर यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट नहीं हुआ, केवल और केवल सेकेंड वाले एसिड के ऊपर हमारा कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट हुआ है। समझ पाए क्या इस बात को। तो यहां से बस एक चीज हम लोग ये लिख सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट विल ऑपरेट only on Ha2। किसके ऊपर ऑपरेट हुआ है, केवल Ha2 के ऊपर ऑपरेट हुआ है, Ha1 के ऊपर कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट फर्स्ट एसिड के ऊपर लगा नहीं है ना। तभी तो फर्स्ट एसिड में जितना H+ आया ही उतना ही एनायन का भी कंसंट्रेशन आया। ये दोनों कंसंट्रेशन तभी सेम हो सकते हैं जब कोई कॉमन आयन इफेक्ट ना हो। तो
तो देखो फर्स्ट पे कॉमन आयन इफेक्ट यहां पे नहीं लग पाया, लेकिन सेकंड के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट हमारा लग चुका है। और आप यहां से देख सकते हैं A2 माइनस का कंसंट्रेशन जो आएगा वो अलग आएगा। KA2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे 10⁻⁹ कर दिया था हमने 10⁻⁹, और H प्लस की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3। तो यहां से A2 माइनस आप देख सकते हैं अब कितना आएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये नीचे से 3 हट जाएगा, 3 नहीं आने वाला यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये 10⁻⁹ है और 10⁻⁻2 ये 2/10 करके 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 जब यहां ले जाके डिवाइड करोगे तो ये 10⁻⁷ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10⁻⁷। तो देखो कंसंट्रेशन की वैल्यू काफी कम आ रही है ना। कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, घट ही जाती है ना, बहुत कम हो जाती है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, मतलब एक ही तरीके के कॉमन आयन इफेक्ट वाले वीक एसिड्स के ऊपर मैंने दो प्रॉब्लम लेके समझाए हैं, जिनमें बस हमको ध्यान यही रखना है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, पहली चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, दोनों में से अगर कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होगा तो उसको नेग्लेक्ट करना रहेगा। क्यों नेग्लेक्ट करोगे, आप खुद ही सॉल्व करो, आप नेग्लेक्ट अपने मन से मत करो देख के, आप न्यूमेरिकली सॉल्व करो। आप वैल्यू को अगर पाओ कि काफी छोटा है तो उस वैल्यू को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि कॉमन आयन इफेक्ट उसके ऊपर लगेगा केवल और केवल जो ज्यादा वीक होगा, है ना। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो उस पर कॉमन आयन लगने वाला भी नहीं है। और एक चीज और मैं बताऊं, अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करो बोल दिया होता हो वाटर को कंसीडर कर लीजिए, मैंने जनरली बताया वाटर कभी कंसीडर हमें करना ही नहीं है। अगर वो बोल भी देगा कंसीडर कर लीजिए तो वाटर कंसीडर करोगे बेटा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बस यहाँ पे KW और ऐड हो जाएगा ना इसमें आके वाटर कंसीडर करते समय। और KW की वैल्यू कितनी रखोगे 10⁻⁻14। तो देखो ना 10⁻⁻6 के रिस्पेक्ट में 10⁻10 को हमने जब नेग्लेक्ट कर दिया तो ये तो और छोटा है ना, तो इसे तो नेग्लेक्ट करेंगे ही करेंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वाटर का जनरली रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि वाटर का तो कंसंट्रेशन और भी कम आने वाला है ना, हमारा 10⁻⁻14 आने वाला है K/C का मल्टीप्लीकेशन, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। समझ पाए हम लोग। चलो, तो ये हमारा पार्ट था बेटा एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड की। वीक एसिड का मिक्सचर हो तो किस तरीके से हमें डील करना है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट टॉपिक। लास्ट हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में जो हमें पढ़ना है सिक्स्थ टॉपिक, वो क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में। तो हमने वीक एसिड के मिक्सचर का भी देख लिया। दो सवाल मैंने एक ही तरीके के दो क्वेश्चंस करवा दिए, किस तरीके से करना है, वाटर कंसीडर करें। मतलब मैं हर कैटेगरी का बेटा एक क्वेश्चन टच कर लेता हूं क्लास में, है ना। जो भी कैटेगरी बन सकते हैं जिस तरीके का, हर टॉपिक के ऊपर मैंने एक एक न्यूमेरिकल लगभग आपको करवा दिए हैं। और एक चीज का ध्यान रखना जरा, जब बेसिक सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो सब चीजें फिर से रिपीट होंगी सेम टू सेम, कोई भी चीजें चेंज होने वाली नहीं है। तो बेसिक में मैं इतना डिटेल नहीं कराऊंगा, बेसिक में बस टॉपिक, हेडिंग और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एसिडिक आपको ढंग से समझते हुए चलना है। और हमारा लास्ट टाइप का जो एसिडिक सॉल्यूशन पॉसिबल है 6 टाइप का, वो कौन सा हमारा, पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक पॉलीप्रोटिक का 6th कैटेगरी आपको ध्यान हो तो एसिडिक सॉल्यूशन में मैंने पॉलीप्रोटिक वाला लिखाया था। और पॉलीप्रोटिक का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर एक से ज्यादा H प्लस होंगे। और बेटा जब एक से ज्यादा H प्लस हो गया तो कॉमन आयन तो आ ही गया ना। मैंने आपको बताया कोई भी पॉलीप्रोटिक एक ही बार में नहीं सारे H प्लस टूटता है। जैसे H3PO4 है तो 3 स्टेप में जाके H प्लस H प्लस H प्लस निकालेगा। तो पॉलीप्रोटिक का मिक्स एसिडिक सॉल्यूशन जो है, इसमें भी हम लोग दो केस देखते हैं। केस फर्स्ट, दो हमें देखना है, एक डाई बेसिक के लिए और एक ट्राई बेसिक के लिए। तो केस 1 में ले रहा हूं डाई बेसिक सॉल्यूशन। केस 1 कौन सा ले लिया मैंने, डाई बेसिक को ले लिया कि अगर डाई बेसिक का सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो क्या होगा। और डाई बेसिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे लिए कौन सा है, H2S। तो H2S देखो एक तरीके का वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है। तो अगर इस H2S की बात करें तो H2S में क्या होगा, H2S डिसोसिएट होता है बेटा किसके अंदर, H प्लस प्लस HS माइनस, है ना। स्टेप बाय स्टेप निकलता है H प्लस, एक ही बार में दो H प्लस नहीं निकलते हैं। तो H प्लस प्लस HS माइनस, और फिर HS माइनस डिसोसिएट होगा किनके अंदर, फिर से फर्दर ये डिसोसिएट होगा H प्लस और S के ऊपर -2। ठीक है, तो देखो ये दो स्टेप में डाई बेसिक एसिड डिसोसिएट होता है और दो स्टेप में डिसोसिएट हुआ तो यहां पे H प्लस, यहां पे H प्लस, कॉमन आयन तो आ ही गया, है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट
पॉलीप्रोटिक को इसलिए लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनमें हमेशा एक कॉमन आयन हमें मिलेगा ही। तो आप देख सकते हैं यहां भी H+ क्या हो गया, इनमें कॉमन आयन हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट तो यहां पे लगेगा। तो क्या हम लोग K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को यहां यूज कर सकते हैं? तो फॉर्मूला यहां पे वैलिड नहीं है। तो आखिर कैसे किया जाएगा? तो एक्सप्रेशन से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली दिस इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। कैसे दो एसिड्स? H2S एक एसिड है और HS माइनस भी एक एसिड है। तो ये दो एसिड का क्या है? बेसिकली एक मिक्सचर है ना। तो दो एसिड का जब भी मिक्सचर आएगा तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट तो हमारा लगना ही है, ठीक। अब मैंने बताया था आपको कि H2S का है ना, जो भी रहेगा इसका H2S का हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? Ka1 और दूसरे स्टेप को हम लोग क्या बोलते थे? Ka2। ये मैंने आपको बताया था कि जब पॉलीप्रोटिक की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 और सेकंड स्टेप को क्या लिखते हैं? Ka2। और Ka1 और Ka2 में क्या रिलेशन होगा बेटा? कौन सी वैल्यू बड़ी होती है? तो ये भी मैंने बताया, हमेशा फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बाकी नीचे वाले स्टेप से क्या होती है? ज्यादा। रीजन क्या है उसका? क्योंकि H2S पूरा का पूरा एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन HS माइनस तो एम्पोप्रोटिक हो गया ना। मतलब ये कैसे एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और अगर इसको उल्टा H+ मिल जाए तो फिर से वापस H2S में भी जा सकता है। मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और यही HS माइनस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये केवल इकलौता एसिड की तरह काम कर सकता है। तो ये अगर एसिड की तरह करेगा तो इसका K की वैल्यू, और ये एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है तो इसके K की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तो हमने पढ़ा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि Ka1 और Ka2 में क्या रिलेशन होता है। Ka1 की वैल्यू हमेशा Ka2 से क्या होगी? ज्यादा। फर्स्ट वाले की हमेशा सेकंड वाले से क्या होती है? ज्यादा। ये तो मैंने बताया। तो बेटा आपको रीजन बता भी दिया फिर से मैंने कि ये केवल एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। और इनकी वैल्यूज की बात करें अगर हम लोग तो देखो Ka1 है ना, एक चीज वैल्यू पे आने से पहले एक चीज और बता दूं, इसका Ka1 इसके लिए हमने क्या लिखा? Ka2। सेकंड स्टेप को एक और तरीका है लिखने का, हम लोग सेकंड स्टेप को ये भी कह सकते हैं HS माइनस डिसोसिएट हो रहा है तो Ka2 भी लिखा जा सकता है। अगर H2S के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? Ka2 ऑफ H2S। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? Ka2 ऑफ H2S। और अगर HS के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे? K ऑफ HS माइनस, ठीक है ना। तो बेटा पहले को तो केवल एक तरीका है लिखने का, Ka1 लिख लो या Ka1 ऑफ H2S लिख लो, है ना। इसको बेसिकली हम लोग Ka1 ऑफ H2S ही कर देता हूं मैं। तो Ka1 ऑफ H2S हो गया। सेकेंड स्टेप को Ka2 H2S भी लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग चाहें तो ये HS माइनस का डिसोसिएशन है तो K ऑफ HS माइनस भी इसे लिखा जा सकता है। तो इवन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इसे हम लोग चाहे ना तो देखो, अब वैल्यू की बात करूं अगर मैं तो Ka1 की वैल्यू Ka2 से क्या होती है? बड़ी। तो वैल्यू वाइज अगर आओगे ना तो देखो K1, अब उसको मैं K1 लिख देता हूं न्यूमेरिकली, आप देखोगे तो K1 और K2 लिखा हुआ मिलेगा। तो K1 का मतलब क्या हो गया? पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट। और K2 लिखा है, K2 का मतलब क्या हो गया? दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। K1 मतलब फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट उसी का H2S का, और K2 मतलब उसी का सेकेंड टाइम जब डिसोसिएट करेंगे। K1 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 10⁻⁻⁷ है, और K2 की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻14 है ना। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। मैंने आपको बताया डिसोसिएशन कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या होगी? गिवन होगी। तो पहले का K1 10⁻⁷ होता है फर्स्ट स्टेप का, सेकंड में 10⁻14 होता है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू काफी छोटी है और ये वैल्यू काफी बड़ी है। तो अगर दूसरी वैल्यू अगर बहुत छोटी हो जाए, सेकंड वाली वैल्यू क्या हमारी काफी छोटी है, तो इसका मतलब हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड में जो भी H+ देने का काम करता है वो मेजरली फर्स्ट स्टेप से होता है, सेकंड स्टेप से H+ देने वाला काम नहीं होगा। तो पॉलीप्रोटिक एसिड की खासियत यही है कि जो भी H+ प्रोड्यूस होगा वो हमेशा किससे प्रोड्यूस होगा? फर्स्ट स्टेप से प्रोड्यूस होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट नीचे के बाकी रिमेनिंग स्टेप्स पे लग जाएंगे। जैसे डाई बेसिक है तो ये वाला H+ देने का काम करेगा, कॉमन आयन सेकंड स्टेप पे लगेगा। ट्राई बेसिक होता तो H+ देने का काम फर्स्ट स्टेप करता, और बाकी सेकंड और थर्ड स्टेप पे क्या लग जाता? हमारा कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता। तो बस पॉलीप्रोटिक की यही खासियत होती है, जिसे मैं लिख देता हूं इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, in aqueous solution of polyprotic acid, in aqueous solution of polyprotic acid
H plus ion is majorly H plus ion is majorly produced from H plus ion is majorly produced from first step, and common ion effect will operate on all remaining steps. तो बस आप इतना ध्यान रखिए। पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में क्या होता है, aqueous solution of polyprotic acid H plus ion is majorly produced from first step। H plus ion जो पूरा का पूरा आने वाला है वो किससे मिलता है हमें, फर्स्ट स्टेप से, और बाकी सब स्टेप्स के ऊपर क्या लग जाता है, हमारा कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट हो जाता है। तो इसके ऊपर किस तरीके से प्रॉब्लम करने हैं, तो देखो बेटा, पहले हम लोग डाई बेसिक ले रहे हैं और एक हमें ट्राई बेसिक, दो केसेस हमें देखना है। तो फर्स्ट हम लोग डाई बेसिक की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। डाई बेसिक में इंपॉर्टेंट है H2S, दो स्टेप में टूटेगा। H2S के पहले को K1 ऑफ H2S लिख सकते हैं, सेकंड स्टेप को K2 ऑफ H2S भी लिख सकते हो। हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाले से क्या होती है, ज्यादा होती है। रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट वाला पूरी तरह से एसिड है, सेकंड वाला एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, इसका दोनों नेचर हो सकता है। और वैल्यू वाइज जाओ तो इसका 10⁻⁻⁷ होता है, सेकंड की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। और जो भी H प्लस आयन होता है वो H प्लस आयन पूरा का पूरा मेजरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किससे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट स्टेप से। और कॉमन आयन इफेक्ट किन पे लगता है, ऑल रिमेनिंग स्टेप, जितने भी स्टेप्स उसके नीचे आएंगे सब पे क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर हमारा आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। चलो यही ले लेता हूं मैं न्यूमेरिकली। हम लोग क्वेश्चन हमें दे रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ S-2 एंड pH ऑफ a solution containing, calculate concentration of H plus, concentration of HS minus, concentration of sulfide ion and pH of a solution containing 0.1 molar H2S, 0.1 मोलर H2S। और ब्रैकेट में जैसे ही मैंने H2S दिया है, तो चूंकि ये डाई बेसिक है तो डाई बेसिक का बेटा दो डिसोसिएशन कांस्टेंट जरूर दिया होगा। तो H2S इज ए डाई बेसिक, तो इसका K1 दिया है 10⁻⁻⁷ एंड K2 जो है ये दिया हमें 10⁻⁻14। तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, concentration of H plus HS minus sulfide and pH of a solution containing 0.1 molar H2S। 0.1 मोलर H2S है, डाई बेसिक आएगा जब भी पॉलीप्रोटिक तो उसमें दो बार डिसोसिएशन कांस्टेंट देने का मतलब ये हो गया वो कैसा है, पॉलीप्रोटिक एसिड है। और H2S एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें H प्लस निकालना है और सबके आयंस के कंसंट्रेशन एंड pH निकालना है। तो अभी मैंने तरीका बता दिया, जो H प्लस प्रोड्यूस होता है वो मेजरली प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। कहां से मिलेगा हमें, पहले वाले स्टेप से मिलेगा। तो पहले वाले स्टेप की बात करो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, H2S विल बी डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड HS माइनस। तो यही H प्लस आयन का हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। कैसे सॉल्व किया जाए इसे, तो चूंकि H2S एक क्या है, वीक एसिड है। और अभी मैंने वीक एसिड के केस में आपको बताया था कि कभी भी आपको वीक एसिड दिखाई दे, कभी भी आपको वीक एसिड दिखाई दे तो वीक एसिड में सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, वीक एसिड का K/C की वैल्यू को चेक करना पड़ता है ना। और K/C की वैल्यू अगर हमारी 25 × 10⁻⁻⁴ से छोटी आती है तब तो हमारा ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, अंडर रूट में K/C से अल्फा मिल जाता है और फिर अंडर रूट में K/C से हमें H प्लस मिल जाता है ना। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, अगर ये कैलकुलेशन अभी बताया था मैंने, सेम वही चीज है। अगर ये वैल्यू हमारी 25 लेस देन और इक्वल टू 25 × 10⁻⁻⁴ आती है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट में K/C आ गया था। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी हो जाती है 25 × 10⁻⁴ से, तब हमें H प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं, तब हमें
पहले K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से अल्फा कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर हम लोग H प्लस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, C इंटू अल्फा वाला, ठीक है ना। तो अब यहां पे भी वही है कि H प्लस और ये सब निकालना है, 0.1 मोलर H2S और दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए। फर्स्ट स्टेप से आने वाला है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं K1 अपॉन सी का। फर्स्ट स्टेप के लिए K1 अपॉन सी का रेशियो, तो K1 की वैल्यू देखो बेटा कितना दिया है, 10⁻⁻⁷। वीक एसिड जब भी आएगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो जो कंसंट्रेशन दिया होता वही डायरेक्ट आंसर हो जाता है ना H प्लस का, लेकिन यहाँ पे कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो वीक एसिड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, K1/C का रेशियो निकालना। तो 10⁻⁷ बाई 0.1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁶, जो कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर 25 इंटू 10⁻⁻4 से तो काफी छोटा है। ये वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻4 से काफी छोटा है। अगर ये वैल्यू छोटा है तो क्या अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में K अपॉन सी लगाया जा सकता है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में K अपॉन सी। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या बेटा हमने सीखा है, C इंटू अल्फा होता ही है, किसी भी आयन का कंसंट्रेशन तो C इंटू अल्फा होता है। और अल्फा की जगह जैसे ही अंडर रूट में K1/C रखते हैं हम लोग, तो यहां से H प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, जैसे ही अल्फा की जगह पे अंडर रूट में K1 अपॉन सी रखोगे तो ये हमारा कितना जाता है, अंडर रूट में K1 इंटू सी आ जाता है ना, यही चीज। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी अभी बताया था आज के लेक्चर स्टार्ट करते वक्त भी, क्योंकि मुझे पता था ये फिर से आने वाला है। तो देखो, तो कंसंट्रेशन ऑफ पहला पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, अंडर रूट में K1 इंटू सी। तो वैल्यूज को बस डाल दीजिए, K1 की जगह पे कितना डाल देंगे बेटा हम लोग, K1 की जगह पे 10⁻⁷ इंटू सी, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है हमारी, कंसंट्रेशन क्या है 0.1, तो 0.1 इसका मतलब है कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 10⁻⁻6, और अंडर रूट में 10⁻⁻6 का मतलब कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3, है ना। तो जो हमने काम पीछे किया है ना, सेम वही काम करना होता है, कुछ नया इसमें करने वाला नहीं है, बस आपको H प्लस का तरीका सेम वही करना है, कुछ डिफरेंस हमारा नहीं है। तो देखो, तो H प्लस कितना आ गया, 10⁻³ आ गया। अगर H प्लस हमारा 10⁻³ है बेटा, तो pH कितना हो जाएगा, जो 10 के निगेटिव पावर होता है वो pH होता है, तो pH कितना हो गया इसका 3, pH कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझे क्या बात को। अब बात आती है HS माइनस एंड S-2, है ना, इन दोनों को कैसे निकालोगे। तो देखो, HS माइनस फर्स्ट स्टेप में आता है और S-2 हमारा सेकेंड स्टेप में आता है। तो फर्स्ट स्टेप का, जब भी मैंने बताया एनायन का कंसंट्रेशन कभी भी निकालना हो तो आपको किससे जाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के आप निकाल नहीं सकते। और एक और चीज मैं बताऊं तो डायरेक्ट देखो, क्या फर्स्ट स्टेप पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा है क्या, नहीं, फर्स्ट स्टेप पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा हुआ नहीं है, केवल किस पे लगा है, सेकंड पे। तो अगर फर्स्ट पे कॉमन आयन नहीं लगा है तो जितना H प्लस आएगा उतना ही क्या आएगा, HS माइनस भी आएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो हम लोग निकाल भी लेते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट बताऊं, जितना H प्लस का कंसंट्रेशन है वही HS माइनस का आएगा, क्योंकि फर्स्ट पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, लेकिन सेकंड में हमें निकालना पड़ सकता है। फिर भी हम निकालेंगे ही वैल्यू को। हमें निकालना क्या है, HS माइनस एंड S-2। तो देखो बेटा, HS माइनस निकालने के लिए हमें किससे जाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप से। अब फिर से इसको लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने हटाया नहीं उसे, क्योंकि आपको जब भी डाई बेसिक दिया है तो उसको 2 स्टेप में तोड़ोगे ही मिनिमम। तो अगर फर्स्ट से हमें किसका निकालना है, पहले HS माइनस का, इस एनायन का, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो बोलो क्या लिखोगे इसके लिए बेटा, Ka1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2S, यही लिखेंगे ना। और बस इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, मैं ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। Ka1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, 10⁻⁻7। Ka1 की वैल्यू कितनी दी हमें इस रिएक्शन के लिए, 10⁻⁷। प्रॉब्लम में गिवन ही था, है ना, K1 कितना दिया था, 10⁻⁷। तो ये हो गया इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने निकाल लिया पहले ही, कितना आया 10⁻³ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस हमारे लिए अननोन है, जो कि क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2S दिया है हमें, कितना दिया है 0.1 मोलर। तो यहाँ पे 0.1 रख देते हैं। तो यहां से देखो आप, HS माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है आपका, HS माइनस 0.1 है, ये 10⁻⁻3 है, तो इसको 1 बाई कितना लिख देंगे हम लोग, सही किया है ना हमने। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, 10⁻⁻3 आया है, ठीक है।
और HS माइनस अननोन है, कंसंट्रेशन ऑफ H2S कितना है हमारा 0.1 है। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 होने का मतलब ये कितना हो गया 10⁻²⁻2 हो जाएगा, और उधर कितना है 10⁻7। तो HS माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा हमारे लिए 10⁻5 आ जाएगा। सही है, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। 10⁻5 इज द कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस आ जाएगा हमारा। तो पहले पार्ट का HS माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया। इसी तरीके से अगर सल्फाइड आयन का निकालना है तो सल्फाइड आयन का कैसे निकालेंगे हम लोग? सल्फाइड आयन के लिए बेटा हमें सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सल्फाइड आयन हमारा किसमें दिया हुआ है सेकेंड स्टेप में। तो अगर सेकेंड स्टेप से हम लोग सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन निकालने चले तो कैसे करोगे बताओ? इसके लिए भी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। क्या एक्सप्रेशन आएगा? Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S-2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। सही है, तो यहां से बस हम लोग इसमें वैल्यूज को डाल दे, सारी वैल्यूज हमें पता ही चल चुकी हैं। तो यहां से किसका कंसंट्रेशन आएगा? सल्फाइड आयन का आएगा। तो क्या होगा इसमें? Ka2 की जगह पे कितना रखा जाए? Ka2 की वैल्यू दिया है कितना 10⁻14 दिया है ना, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में गिवन है वैल्यू 10⁻14। तो 10⁻14 इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया हमारा 10⁻3 आया है, ठीक है, इंटू सल्फाइड आयन का बचा हुआ है। पॉलीप्रोटिक में क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, तो हर क्वेश्चन इजी हो जाता है। देख के लगता है टफ, ये इन्फॉर्मेशन इतना ही है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब सही हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। तो HS माइनस का कंसंट्रेशन हमने प्रीवियस वाले से कैलकुलेट कर लिया इस HS माइनस को, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है 10⁻5 आया है। तो यहां से देखो आप सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा आपका बेटा कितना हो रहा है ये सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन यहां से, तो ये 10⁻14 है, 10⁻3 है, 10⁻5 है। जब इसको इस साइड भेजेंगे है ना, एक मैं कर भी देता हूं, देखो 10⁻14 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा 10 नहीं, ये -3 जब डिवाइड होगा तो जाके +3 बन जाएगा ना, तो -14 और -5 कितना -19, और -19 +3 करोगे तो ये आपका -16 आ जाएगा। तो देखो हमने आसानी से S-2 का भी कंसंट्रेशन निकाल लिया, HS माइनस का भी कंसंट्रेशन निकाल लिया है, और हमने H प्लस का भी कंसंट्रेशन निकाल लिया है, और हमने pH भी कैलकुलेट कर लिया है बाय द गिवन दिस इंफॉर्मेशन। 0.1 मोलर Ka भी दिया था और K2 भी हमें दिया था, K1 और K2, तो उनकी हेल्प से हमने ये सब पूरी चीजों को सारे कैलकुलेट कर लिया आसानी से, है ना। तो प्रॉब्लम ऐसे ही मिलेंगे हमें। तो डाई बेसिक वाला एक मैंने प्रॉब्लम आपको करा दिया। इसी डाई बेसिक को अगर किसी एसिड के साथ मिक्स किया जाए, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो फिर कैसे चेंज हो जाता है थोड़ा सा डेटा। और फिर हम लोग ट्राई बेसिक एसिड को भी देखेंगे कि ट्राई बेसिक एसिड के केस में क्या होता है, क्योंकि ये हमारे लिए मेजरली दो इंपॉर्टेंट है, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। तो डाई बेसिक को एसिड के साथ जब मिक्स करते हैं तो पूरा का पूरा H प्लस देने का काम कौन करता है? हमारा एसिड ही करने लगेगा, क्योंकि उस समय तो ये वीक हो जाएगा ना, तो वीक एसिड H प्लस नहीं देता है। बेसिकली क्या बन जाएगा? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। तो जब इसमें HCl को डाल दिया जाएगा तो पूरा का पूरा H प्लस कौन देगा? HCl देने लगेगा। तो इसकी मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किस तरीके से होती है और कैसे डील की जाती है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच। दीजिए सर।